नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस ने 2 इनामिया हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। यूपी बोर्ड परीक्षा का हुआ आगाज, कड़ी निगरानी के बीच हुई परीक्षा, पुष्प वर्षा के साथ विद्यार्थियों का हुआ स्वागत। यूजीसी कानून लागू करने की मांग को लेकर शास्त्री घाट पर हुआ प्रदर्शन। और प्रयाग माघ मेले से श्री काशी विश्वनाथ धाम लौटे कुंभेश्वर महादेव। और अब खबरें विस्तार से। आदमपुर पुलिस ने 2 इनामिया हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। थाना आदमपुर पुलिस ने अपहरण कर हत्या के सनसनीखेज मामले में वांछित 2 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने ये कार्रवाई 17 फरवरी को अभियान के तहत की। पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त जोन काशी, अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी तथा सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक आदमपुर के नेतृत्व में टीम ने आरोपियों को दबोचा। प्रार्थनी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार उनके पुत्र सनी सोनकर का उसके दोस्तों बीरू गुप्ता, अभिषेक, राहुल, रवि और मोगली उर्फ संतोष द्वारा अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना आदमपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्तों ने बताया कि विगत 29 जनवरी 2026 की रात लगभग 10 से 11 बजे के बीच जलालीपुरा स्थित पनारू पान की दुकान के सामने सड़क पर ऑटो खड़ा कर सभी लोग शराब पी रहे थे। इस दौरान साड़ी की कमीशन को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कहासुनी बढ़ने पर सभी ने मिलकर सनी सोनकर के साथ मारपीट की, जिसमें उसके सिर पर ईंट लगने से वो गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपी शव को ऑटो में लादकर रामनगर टिंगरा मोड़ होते हुए विश्व सुंदरी पुल ले गए और पुल के बीच से गंगा नदी में फेंक दिया। पूरा मामला देखिए, थाना आदमपुर अंतर्गत 28 तारीख को एक सनी सोनकर नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी हुई थी, जिसके संबंध में थाने में 6 तारीख को गुमशुदगी दर्ज की गई थी तथा जब बाद में तफ्तीश की गई तथा उसमें जांच की गई तो पता लगा कि इसमें एक हत्या का मामला है, जिसमें 5 अभियुक्त मिल के सनी सोनकर को मारते हुए कजाकपुरा के पास फिर उसको ऑटो में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में, जहाँ पर उन्होंने विश्व सुंदरी पुल से नीचे उसको फेंक दिया था। तथा जो इसमें पहले भी 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं तथा 2 अभियुक्त वांछित चल रहे थे, जिन्हें आज हमारी थाना आदमपुर की टीम ने गिरफ्तार किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई के ऊपर की जा रही है, कुछ बरामदगी हुई क्या? नहीं, इसमें जो है ये 2 अभियुक्त हैं, उनको आदमपुर क्षेत्र से अरेस्ट किया गया है। इनके संबंध में हमने टीमें लगाई थी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है अब तत्काल अमल में लाई जा रही है। आगे का क्या इतिहास है इनका, कुछ और भी? इसमें जो एक अभियुक्त है रवि कुमार गुप्ता, उसके ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, छेड़खानी का और मारपीट के मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। और जो दूसरा अभियुक्त है उसके ऊपर ऐसा कुछ अभियोग नहीं है। तथा जो पहले 3 अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए थे, जिनको हम लोगों ने तत्काल अरेस्ट करके जेल भेजा था। अब ये वांछित 2 चल रहे थे, जो इनामिया भी हैं 25-25 हजार के, इनको भी अभी अरेस्ट करके इनको जेल भेजा जा रहा है। तो कुछ बरामद हुआ है कि नहीं इनके पास से? नहीं, बरामदगी नहीं है। इनका फोन जो है वो बरामद हुआ है, जिसके आधार पर इनमें इनके संलिप्तता उसमें प्रतीत होती है। तो सर, पुलिस टीम को भी क्या पुरस्कृत किया जाएगा क्या, इनामिया को अगर पकड़ा गया है? जी, पुलिस टीम के लिए जो है जो उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देशन में बात की गई है, उसके आधार पर इनको पुरस्कृत की जाने की कार्रवाई की जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा का आगाज हुआ, कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा हुई, पुष्प वर्षा के साथ विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। वाराणसी में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 आज से जनपद के 117 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो गई।
पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और सभी केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता के व्यापक इंतजाम किए गए। इस वर्ष जिले में कुल 90,284 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वहीं वाराणसी मंडल में लगभग 40,000 परीक्षार्थी हिंदी विषय की परीक्षा में सम्मिलित हुए। पहले दिन कई केंद्रों पर परीक्षा को उत्सव का रूप दिया गया ताकि परीक्षार्थियों के मन से घबराहट दूर हो सके। हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्राओं का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। प्रवेश से पूर्व सभी परीक्षार्थियों की स्कैनिंग की गई और निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा कक्ष में भेजा गया। प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा वॉइस रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। प्रश्न पत्रों के लिफाफे परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पूर्व खोले गए। जिला कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और उड़ाका दलों में महिला निरीक्षकों की भी तैनाती की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार बिजली, इंटरनेट और तकनीकी व्यवस्थाएं सुचारू रखी गई हैं ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। वंशिका बरनवाल छात्रा ने कहा कि केंद्र पर स्वागत और बेहतर व्यवस्था से आत्मविश्वास बढ़ा है और घबराहट कम हुई है। वहीं प्रधानाचार्य प्रियंका तिवारी ने कहा कि बोर्ड के सभी दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है और विद्यार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों से अनुशासन बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है। रुक थोड़ा सा ले लीजिए, जब कहेंगे तब रुकिए। आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मैडम को आने दीजिए। स्वागत हम करेंगे उससे जिस दिन हमारा रिजल्ट। कहाँ रहती हो? बुलेटन। आज कहाँ परीक्षा देना है, कहाँ पे ये? श्री हरिचंद बालिका इंटर कॉलेज मैदागिन वाराणसी। अच्छा, ये आज किस लिए मतलब परीक्षा देने आई हो? क्या मतलब हाई स्कूल की परीक्षा देने आए हैं। क्या कामना करते चाहती हो? यही करना चाहते हैं कि हम लोग का परीक्षा सफल हो। अब ये सेंटर कहाँ पे सेंटर पड़ा हुआ है? सेंटर नहीं है, मेरा स्कूल ही है, इस स्कूल में ही सेंटर है। सुबह जल्दी उठकर करते हैं पढ़ाई। आज मेरे विद्यालय में बोर्ड परीक्षा 2026 का पहला दिन है। सवेरे के पाली में हाई स्कूल का एग्ज़ाम है। हाई स्कूल में हमारे 206 बच्चे और बाहर से 104 बच्चे आए हैं। कुल 310 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में हम लोग विगत कई वर्षों से परीक्षा करा रहे हैं और पहले दिन हम लोग बच्चों का स्वागत करते हैं, तिलक लगाते हैं, उनके ऊपर पुष्प बारिश करते हैं और उनको मिठाई खिलाते हैं और बच्चों को बहुत ही एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करते हैं कि चूँकि छोटे बच्चे रहते हैं और उनका पहला बोर्ड रहता है तो बच्चों को किसी भी तरीके का डर नहीं लगे, उनको दबाव न महसूस हो, इसीलिए हम लोग एक खुशनुमा और अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों की चेकिंग भी की है? हाँ, बच्चों की चेकिंग भी हुई है। हमारी टीचर और जो बाहर से इन्विजिलेटर लगी हैं उन सभी लोगों ने बच्चों की पूरी तरीके से फ्रिस्किंग किया, लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि डर लग रहा है। और सरकार की ओर से भी पुलिस की व्यवस्था है। स्ट्रांग रूम की देखभाल के लिए भी पुलिस लगी हुई है और सभी कमरों में 2 कैमरे लगे हुए हैं। उसकी निगरानी बनारस के भी स्ट्रांग रूम से हो रही है और इलाहाबाद और लखनऊ से भी इसकी निगरानी ऑनलाइन हो रही है। इसी कड़ी में गोपी राधा बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में भी कड़ी निगरानी के बीच यूपी बोर्ड की परीक्षा संचालित की गई। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पूर्व छात्राओं की सघन जांच और स्कैनिंग की गई, जिसके बाद उन्हें निर्धारित कक्षों में भेजा गया। प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। कॉलेज प्रशासन द्वारा परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष सतर्कता बरती गई। केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षकों को बोर्ड के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए। परीक्षा शुरू होने से पूर्व प्रश्न पत्र नियमानुसार खोले गए और समय पर वितरण किया गया। किस चीज़ का पेपर हुआ था? हिंदी का। कैसा रहा पेपर? काफी अच्छा रहा, जो हमने पढ़ गया था वही आया था। कितनी तैयारी थी, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे? डिफिकल्ट क्वेश्चन में तो रचनाएं थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, लेकिन फिर भी वो हो गया था।
और सबसे ज्यादा हिंदी में क्वेश्चन होते हैं जीवन परिचय। हाँ, कौन सा जीवन परिचय आया था? जयशंकर प्रसाद का और मैथिली सर्वगुप्त का मैंने लिखा था। कैसा पेपर रहा आपका? काफी अच्छा रहा। हार्ड पेपर तो नहीं था, इजी था। जो पढ़ जाएगा उसके लिए आसानी होगा। कितने घंटे तैयारी थी आपकी? 3 से 4 घंटे। आज हम लोग का बोर्ड एग्जाम था, सेंटर है, यहाँ पे आए हैं। किस चीज का पेपर था? कैसा पेपर लगा? आज हम लोग का हिंदी का पेपर था। हिंदी का पेपर मॉडरेट आया था, ना ज्यादा कठिन था ना ज्यादा हार्ड था, अच्छा था। उसके बारे में मतलब जिसकी पूरी तैयारी है वो तो अच्छे से कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड था, पढ़ने वाला था। परिवार का कितना सपोर्ट रहा इस पेपर में? 100 आउट ऑफ 100 था। मतलब 1% भी नहीं था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बस तुम पढ़ो लिखो और कुछ मत करो। कितने घंटे तैयारी? ज्यादा तो नहीं, दिन में 4 घंटा पढ़ ही लेती थी, 4-5 घंटे पूरे सब्जेक्ट को मिलाकर। आज का परीक्षा बहुत अच्छा गया और बहुत सिंपल आया था। गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। हाँ, सेल्फ सेंटर है और बहुत अच्छा पेपर, बहुत इजी पेपर आया था। बहुत ही ज्यादा। कितनी घंटे तैयारी थी आपकी? मेरी मतलब कुछ दिनों से चल रही थी तो ठीक ठाक ही थी। यूजीसी कानून लागू करने की मांग को लेकर शास्त्री घाट पर प्रदर्शन हुआ। वाराणसी में यूजीसी कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग को लेकर शास्त्री घाट पर अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार से कानून को शीघ्र लागू करने की मांग उठाई। पार्टी पदाधिकारियों का कहना था कि जिस प्रकार यूजीसी से संबंधित कानून पर रोक लगाई गई है, उससे छात्र छात्राओं और शैक्षणिक संस्थानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और एक रूपता लाने के उद्देश्य से बनाए गए प्रावधानों को लागू न करना छात्रों के हित में नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि यूजीसी कानून पर रोक लगी है उसे हटाकर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए ताकि उच्च शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। क्षमता के आधार पे उत्पीड़न पे वार होगा, अभी तो ये अंगड़ाई है। आवाज दो। कार्यक्रम चालू करी। आज वाराणसी के जिला मुख्यालय शास्त्री घाट धरना स्थल पर हम लोग यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लागू करने की मांग को लेके यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरने के माध्यम से जो यूजीसी रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार संसदीय समिति के समीक्षा के बाद लागू किया गया था, कुछ चंद लोगों के द्वारा रीड करके सुप्रीम कोर्ट में मकड़जाल में वहां पे न्यायिक मामले में फंसाया गया है। हम चाहते हैं कि तत्काल उसका निस्तारण करते हुए पूरे देश में विश्वविद्यालयों में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट लागू यूजीसी को लागू करने की मांग कर रहे हैं आप लोग। देखिए, यूजीसी की ही बात नहीं है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो भेदभाव, जाति भेदभाव है वो उतना तक नहीं सीमित है, ये हर क्षेत्रों में भेदभाव है। अभी देखिए, गोंडा में एक पटेल की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई, जहां पर पल्लवी पटेल जी गई थी। प्रतापगढ़ में 2020 में पटेलों की बस्ती जला दी गई ठाकुरों के द्वारा। तो ये भेदभाव हर जगह है। ये तो यूजीसी एक बहाना है, लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है, लेकिन यूजीसी की तरह पूरे क्षेत्र में भेदभाव, जाति भेदभाव पैदा है। कोर्ट में अभी चल रहा है, मामला चल रहा है, उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए, कोर्ट तो पब्लिक के दबाव वाली बात है। जैसे कि कृषि बिल के लिए किसानों ने कितने दिन तक धरना दिया, सैकड़ों दिन तक धरना दिया, कई 100 दिन तक धरना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो संज्ञान में नहीं लिया। तमाम ऐसे हैं कि जो कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेती, लेकिन जब कि ऐसी कोई बात पड़ जाती, अगड़े पिछड़े की बात पड़ती, सरकार के दबाव में ही फैसला लेती है सुप्रीम कोर्ट भी इस समय सरकार के दबाव में काम कर रही है। प्रयाग माघ मेले से श्री काशी विश्वनाथ धाम कुंभेश्वर महादेव लौटे।
सनातन धर्म के दो महान तीर्थ नगरियों प्रयागराज और वाराणसी के आध्यात्मिक समन्वय के प्रतीक भगवान कुंभेश्वर महादेव माघ मेले की पूर्णाहुति के बाद पुनः श्री काशी विश्वनाथ धाम पधारे। त्रिवेणी तट पर 45 दिवसीय प्रवास के उपरांत प्रातः उन्हें विधि विधान के साथ काशी लाया गया, जहां उनका भव्य स्वागत और शास्त्रोक्त पूजन अर्चन किया गया। परंपरा के अनुसार भगवान कुंभेश्वर महादेव को श्री काशी विश्वनाथ का कुंभ स्नान स्वरूप माना जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ मेला एवं कुंभ के अवसर पर उन्हें विशेष पूजन के बाद प्रयागराज भेजा जाता है। इसी क्रम में 1 जनवरी को मंदिर न्यास द्वारा विधिवत पूजन कर विशेष वाहन से उन्हें प्रयागराज रवाना किया गया था। वहां न्यास शिविर में निर्मित विशेष मंदिर में उन्होंने कल्पवासियों और देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। माघ मेले की पूर्णाहुति पर त्रिवेणी संगम के पावन तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान का अभिषेक किया गया और भावभीनी विदाई दी गई। काशी धाम पहुंचने पर मंदिर न्यास के अधिकारियों, कर्मचारियों और वेद पाठी विद्वानों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। इसके बाद पुनः अभिषेक, पूजन और विशेष आरती संपन्न कर भगवान को उनके निर्धारित स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया। वसंत कन्या महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा कार्यशाला, प्रदर्शनी एवं बिक्री स्टॉल आयोजित हुआ। वसंत कन्या महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय अनुभवात्मक कार्यशाला, प्रदर्शनी एवं बिक्री स्टॉल का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक चले इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वदेशी शिल्प परंपराओं से व्यवहारिक रूप से जोड़ना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना रहा। कार्यशाला विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता देवड़िया के निर्देशन में संपन्न हुई। इसमें लिपन आर्ट तथा खटवा एवं मिरर वर्क जैसी पारंपरिक शिल्प विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। लिपन कला, जो कच्छ गुजरात की प्रसिद्ध भित्ति सज्जा शैली है, के लिए 113 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया, जबकि खटवा एवं मिरर वर्क के लिए 51 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। अन्य श्रेणियों में 10 पंजीकरण प्राप्त हुए। कार्यक्रम में लगभग 8 प्राध्यापकों की सक्रिय भागीदारी भी रही। इस आयोजन में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें पारंपरिक कला के प्रति युवाओं में बढ़ती रुचि स्पष्ट रूप से दिखाई दी। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव ने कहा कि ये कार्यक्रम सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और कौशल आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रबंधक उमा भट्टाचार्य ने भी ऐसे आयोजनों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी बताया। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं द्वारा तैयार हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री भी आयोजित की गई, जिसमें उन्हें उद्यमिता और स्वरोजगार का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। यह आयोजन शिक्षा, कौशल और संस्कृति के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा। ये कार्यशाला 2 दिन की कार्यशाला है और इसमें बनारस के विभिन्न महाविद्यालय से सभी बच्चों को आमंत्रित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारी लोक कलाएं हैं, जो विलुप्त हो रही हैं,
उनको संवर्धन के लिए ये कार्यशाला की गई है, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हमारी परंपरागत जो कलाएं हैं उनके बारे में इन्हें जानकारी हो और रुचि पैदा हो। इसमें लगभग बनारस के 8 से 10 डिग्री कॉलेजेस से 160 से 170 बच्चे और उनके साथ उनकी कुछ टीचर्स भी आई हैं इस कला को सीखने के लिए। ये जो कला विलुप्त हो रही है, तो क्या इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ सहभाग करना चाहिए आपकी नज़र से? अब देखिए, हमें तो ये लगता है ना कि जो हमारी भारत की परंपरागत चीजें हैं इनका संवर्धन होना चाहिए। तो इस तरह के कार्यों के लिए अगर बड़े-बड़े कार्यशाला चलाने के लिए हैंडीक्राफ्ट विभाग का कुछ सहयोग हो तो ये कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे मैम हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को या लोगों को जो लोग सीख रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे आर्टिजन्स हैं इनको भी हम ट्रेनिंग दें, ताकि ये फैशन के दौर में कलाओं को आगे बढ़ाएं। और जो हमारी युवा पीढ़ी है एनईपी के अंतर्गत जो हम स्किल अपग्रेडेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो एक टीचर की हैसियत से मैं ये कहूंगी कि इस कला के संवर्धन के लिए इस तरह के कार्यशालाओं का आयोजन होता रहे तो जागरूकता पैदा होगी। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes.
special music classes. Hello dear students, this is Dajnish Kushwaha as the Chief Executive of JPM School. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals, and my best wishes are always with you. I am here to guide every students to achieve their goal in education. And education is very necessary for everyone to be successful in their life. Thank you. I, Aloka Shom, coordinator of this school. Our message is imagination is more important than knowledge. Hello everyone, I am Karnika, exam control of JPM English School. Hello everyone, as we stand here in the heart of the Varanasi, meet Deepika as a literary head of JPM English School. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वीकेएम में भारतीय ज्ञान परंपरा पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं आवर्तन 2026 का आयोजन हुआ। वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा में भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन बुद्धिमत्ता एवं सतत समाधान विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा पूर्व छात्रा सम्मेलन आवर्तन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय की एलुमनी एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिसमें देश विदेश से आए शिक्षाविदों, शोधार्थियों, छात्राओं और पूर्व छात्राओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलगीत एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्राचार्य डॉक्टर रचना श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण में भारतीय ज्ञान परंपरा की समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय अतिथि डॉक्टर शमा मित्तल ने भारतीय ज्ञान प्रणाली की वैश्विक उपयोगिता और पर्यावरणीय संतुलन में उसकी भूमिका को रेखांकित किया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर चंद्रकला पांड्या, पूर्व कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने भारतीय चिंतन की दार्शनिक गहराई और व्यवहारिक आयामों पर विचार व्यक्त किए। वहीं प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति और सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में भारतीय शिक्षण परंपरा की उपयोगिता स्पष्ट की। मुख्य अतिथि उमा भट्टाचार्य ने छात्राओं को भारतीय मूल्यों के संरक्षण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रेरित किया। पूर्व छात्राओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों में पेंटिंग, ललित कला, वैदिक गणित सामग्री और हस्तशिल्प आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम का समापन इतिहास विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर पूनम पांडे के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। आज हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय एलुमनाई मीट जो है आयोजित हो रहा है और आवर्तन जो है वो हमारे महाविद्यालय की पूरा छात्राओं का एक संगठन है और जिसमें हमारे देश विदेश से जो छात्राएं हैं वो इसमें सम्मिलित हुई हैं और अभी हमारे बीच यूएस से हमारी एक पूरा छात्रा श्रीमती शमा मित्तल जी हैं, वो उपस्थित हुई थी और इसके साथ कैलिफोर्निया से एक हमारी पूरा छात्रा है, वो भी जुड़ी हुई हैं और भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से जो छात्राएं हैं वो तो जुड़ी हुई ही हैं और लोकल जो है
वो उपस्थित हैं। तो बहुत ही हर्ष का और आनंद का अनुभव हम लोग कर रहे हैं और इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर के जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको लेके एक सेमिनार का भी हम आयोजन कर रहे हैं और उसमें भी जो हमारी मुख्य वक्ता हैं सौभाग्य से वो हमारी पूरा छात्राएं हैं, जिसमें हमारे 2 फॉर्मर वीसी प्रोफेसर चंद्रकला पाड़िया मैडम और प्रोफेसर कल्पना पांडे मैडम हमारे उद्घाटन सत्र में सम्मिलित हुए हैं। हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, सांस्कृतिक संध्या का, और वो भी हमारे पूरा छात्राओं के द्वारा ही आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सितार वादन, नृत्य, संगीत, नाटक जैसे तमाम विधाओं को लिया गया है। तो बहुत ही मनोरंजन पूर्ण वातावरण है और सभी वर्ग मीन्स की हर एज ग्रुप के लोग इसमें सम्मिलित हैं और सभी अपनी ज्ञान संपदा से, अपने कौशल से हम सबको आह्लादित कर रहे हैं, लाभान्वित कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, बौद्धिकता और सतत समाधान। मुख्य अतिथि में प्रोफेसर चंद्रकला पाड़िया मैडम और प्रोफेसर कल्पना पांडे मैडम। कार्यक्रम कराने का उद्देश्य जो है वो हमारी जो वर्तमान छात्राएं हैं उनको भी इन चीज़ों के प्रति जागरूक करना, लाभान्वित करना और इसके साथ हमारी जो पूरा छात्राएं हैं उनको उनके सहयोग से एक ऐसी श्रृंखला तैयार करना कि जिससे महाविद्यालय की जो उन्नतता है, उर्वरता है, जिसको डॉक्टर एनी बेसेंट ने इसको स्थापित करके और हम सबको एक कर्म भूमि प्रदान की, उस उर्वरता को हम आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते। जाति प्रमाण पत्र निरस्तीकरण पर नाराजगी जताते हुए गोंड समाज ने ज्ञापन सौंपा। वाराणसी में गोंड अनुसूचित जनजाति के लोगों ने कथित उत्पीड़न एवं जाति प्रमाण पत्रों के मनमाने निरस्तीकरण के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासनादेशों और न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करते हुए गोंड समाज के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ज्ञापन में विशेष रूप से जिला समाज कल्याण अधिकारी पर आरोप लगाया गया कि उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के निर्देशों के बावजूद गोंड और गोड़ को अलग अलग मानते हुए विभेद किया जा रहा है, जबकि ये केवल उच्चारणगत भिन्नता है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं जिला स्तरीय समिति की संस्तुतियों की अवहेलना की जा रही है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि भू राजस्व अभिलेखों, परिवार रजिस्टर और विद्यालय की टीसी में दर्ज जाति को अमान्य ठहराकर गोंड समाज के लोगों को अन्य श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9 के अनुसार अधिकारियों को स्वेच्छाचारी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद ऑनलाइन आवेदनों को पर्याप्त साक्ष्य के बावजूद निरस्त किया जा रहा है। गोंड समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति वाराणसी द्वारा पूर्व में पारित आदेशों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और विधि विरुद्ध ढंग से प्रमाण पत्र निरस्त किए जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि स्वेच्छाचारी तरीके से की जा रही जांच, आख्या एवं प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा विधि के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि गोंड अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। आज हम सभी लोग यहाँ वाराणसी के कचहरी में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आए थे। आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आज हम सभी गोंड पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें सरकार द्वारा 17 जिला में हमें एसटी में किया गया है और सारे जिलों में अधिकारियों द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है और ये अधिकारी एकदम जानबूझकर हम सभी लोगों को सरकार से लड़ा रहे हैं, क्योंकि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि गोंड समाज को परेशान किया जाए। उसने अपना शासनादेश जारी किया। ये अधिकारी जो है न ही उच्च न्यायालय का आदेश मान रहे हैं, नहीं राष्ट्रपति जी का आदेश मान रहे हैं, नहीं तो ये किसी भी शासनादेश के भी आदेश नहीं मान रहे। एकदम खुल्लम खुल्ला इसका विरोध करके, उल्लंघन करके, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके गोंड समाज के बहुत सारे लोगों की जाति प्रमाण पत्र बनी हुई को भी एक निरस्त कर रहे हैं और नया तो बनने ही नहीं दे रहे हैं। हम सभी चाहते हैं
कि ये जल्द से जल्द इस पे हम जो भी शासनादेश है उसका पालन करें, नहीं तो गौड़ समाज सड़क पर उतर जाएगा। चूंकि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र को विकास करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये प्रधानमंत्री के विकास को ये लोग पतीला लगा रहे हैं और ये डिस्टर्ब कर रहे हैं कि गौड़ समाज सरकार से बगावत कर ले। लेकिन इनके बहकाव में गौड़ समाज नहीं आएगी और इनके विरोध में हम सड़क पर उतर करके अपनी मांग मांगेंगे। मैं सरकार से भी यही मांग कर रहा हूं कि इन अधिकारियों पे नकेल कसे। डीएम साहब से मुलाकात में क्या कहा उन्होंने? डीएम साहब ने बोला है कि मैं 2-3 दिन के अंदर में मैं इस पे तहसीलदारों को और समाज कल्याण अधिकारी को मैं बैठा के बात कर रहा हूं कि इसमें पूरा सर्वे सर्वा इसका जो भी षड्यंत्र रच रहे यहाँ वाराणसी के समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद्र दुबे ये कर रहे हैं काम। विद्युत राजस्व वसूली टीम पर हमले का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग हुई। विद्युत राजस्व वसूली के दौरान विभागीय टीम पर हमले का मामला सामने आया है। इस संबंध में नगरीय विद्युत वितरण उपखंड प्रथम के उपखंड अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 16 फरवरी को बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत उच्चाधिकारियों के निर्देश पर विद्युत चोरी से जुड़े बकाया जुर्माने की वसूली के लिए विभागीय टीम क्षेत्र में गई थी। टीम हल्लाखेड़ी छोटी पियरी क्षेत्र में पहुंची, जहां उपभोक्ता पर विद्युत चोरी के मामले में 1,03,204 रुपए का जुर्माना बकाया था। आरोप है कि टीम द्वारा नियमानुसार बकाया जमा करने का अनुरोध करने पर उपभोक्ता के भाई आशीष कसेरा ने अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने जुर्माने से संबंधित सूची फाड़ दी और हाथ में पहनी नुकीली लोहे की वस्तु से हमला कर दिया। इस मामले में विभागीय श्रमिक जितेंद्र सिंह की आंख के नीचे गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। घटना के दौरान टीम द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रयास किया गया, लेकिन आरोप है कि आरोपी ने मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। स्थिति बिगड़ने पर डायल 112 पर सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और टीम को सुरक्षित निकालकर चौकी छोटी पियरी लाई। मामले में थाना चौक में तहरीर दी जा रही है। घायल कर्मचारियों को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद टीम के सदस्यों में भय का माहौल है और उन्होंने अपने कार्य के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि विभागीय कर्मचारी निर्भय होकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सकें। दिनांक 16 तारीख को हम अपने टीम के साथ बुलेटिन छोटी पियरी पे जो है उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार जो पहले से विद्युत चोरी में FIR दर्ज है उनको जुर्माना को जमा कराने के लिए हम लोग गए थे। जिससे गए थे उनका नाम पता? हाँ, उनके हम गए थे। उनका मकान संख्या CK 49/4 S-1-A-N था, जिन पे 24/9/2024 को बिजली चोरी में ये नाम है आपका सागर कसेरा के नाम से FIR दर्ज था। वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो उनके भाई मिले आशीष कसेरा, तो उनसे हम लोगों ने जो जुर्माना पहले चोरी में जो लगा हुआ था उसको जमा करने के लिए निवेदन किए। तो वो जुर्माना की धनराशि जो है 1,03,204 रुपये को सुन के एकदम आक्रामक हो गए, भड़क गए। और हमारे टीम के साथी जो है जितेंद्र सिंह सरकारी लाइनमैन है, उनके ऊपर बिल्कुल तुरंत हाथापाई करने के लिए उतारू हो गए और हाथ में कोई नुकीला चीज पहने हुए थे, उससे जो है लगातार उनके मुंह पे जो है मारने लगे और मारने की वजह से उनकी आंख के नीचे जो गंभीर चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। हम लोग किसी तरह से वहां भाग करके अपने को बचाते हुए पुलिस को सूचना दिए। पुलिस मौके पे आई 112, वो हम लोग को फिर छोटी पियरी पे लाई। छोटी पियरी पुलिस चौकी पे जो हम लोग अपनी तहरीर को दे दिए। देने के उपरांत जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए वहाँ के इंचार्ज साहब ने हमें आश्वासन दिया। तो क्या मांग करते हैं? हम लोग जो है आपको बताना चाहेंगे कि अभी कल की ये घटना हुई है। हमारे बड़े साहब हैं, एक्शन साहब चौका घाट में बैठते हैं, उनके खिलाफ भी कल लगभग सुनने में आया कि 10-15 लोग जो है इकट्ठा होकर के जो आशीष कसेरा हैं वो लेकर के वहाँ गए थे और सर के साथ भी कुछ हाथापाई या इस तरीके की मतलब कहा सुनी हुई है, जिसमें हम सभी लोग भयभीत हैं। हमारे उच्च अधिकारी भी भयभीत हैं। हम लोग तो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं। यदि इस तरीके से हम पे हमला होता रहा या हम पे जो है कोई मारपीट होती रही तो हम क्षेत्र में कैसे काम कर पाएंगे। तो हमारी यही मांग है कि इस प्रकार की जो सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं या व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं या हमें भयभीत कराने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो
और सरकार उन पे कड़ी से कार्रवाई करे। तो 16 तारीख को यही घटना हुई थी, जो राजस्व वसूली और वो टीएस का कार्य किया जा रहा है, वसूली का कार्य किया जा रहा है, उसके दरमियान अधिकारी अनुसार आदेशानुसार हम लोग फील्ड में गए थे, जो कि उनको 2-3 दफे अवगत कराए थे, नोटिस दिए थे कि ये बिजली चोरी का FIR में इतना बकाया है 1,32,000 रुपया, उसको जमा करे, नहीं तो हमारे अधिकारी से संपर्क करे। अब वो किए नहीं। हम लोग 16 तारीख को जाकर उनका जब लाइन काटे तो वो आए, गाली गलौज देने लगे हमको। हम उनको समझा ही रहे थे, तब उसी पर वो हाथापाई करने लगे, हाथ उठा दिए और मेरे सीने में, मेरे कंधे पर, मेरे चेहरे पर वो कई वार कर दिए, जिसमें खून बहने लगा। कब का FIR था उनके ऊपर? वो है, हम कैसे वहाँ से भाग कर जान बचा के भागे, आके अपने जय साहब को अवगत कराए, तो जय साहब ने अपना लाल लश्कर अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। जो आशीष कचेरा आशीष कचेरा ही वो हाथ उठाए थे, मारे थे। अब जान से मारने की धमकी दे रहे थे, पैर हाथ तोड़ने की धमकी दे रहे थे। क्या मांग करते हैं? तो भाई वो जुर्माना है, वो तो उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, और जो भी वो FIR जो है जितना पैसा वो जमा करे और उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उनको केस चलना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। गंगा में हादसे के बाद जागरूकता अभियान के तहत लाइफ जैकेट पहनने की अपील की गई। बीते दिनों गंगा में हुए हादसे के मद्देनजर बुधवार को सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। नमामि गंगे के तहत श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर नाविकों और पर्यटकों को विशेष रूप से लाइफ जैकेट पहनने तथा गंगा तट की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। अभियान के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से श्रद्धालुओं को संदेश दिया गया कि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, अत्यधिक भीड़ से बचें तथा नाव पर बैठते समय क्षमता के अनुरूप ही सवार हों। नागरिकों से भी अपील की गई कि वे प्रत्येक यात्री को अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट पहनाएं। जागरूकता कार्यक्रम में मैक्सिको से आए विदेशी सैलानियों ने भी सक्रिय भागीदारी कर सुरक्षा और स्वच्छता के संदेश को समर्थन दिया। गंगा द्वार पर स्वच्छता संबंधी स्लोगन लिखी तख्तियों के साथ श्रद्धालुओं ने गंगा को स्वच्छ रखने और सुरक्षित नौकायन का संकल्प लिया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस ने 2 इनामिया हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। यूपी बोर्ड परीक्षा का हुआ आगाज, कड़ी निगरानी के बीच हुई परीक्षा, पुष्प वर्षा के साथ विद्यार्थियों का हुआ स्वागत। यूजीसी कानून लागू करने की मांग को लेकर शास्त्री घाट पर हुआ प्रदर्शन। और प्रयाग माघ मेले से श्री काशी विश्वनाथ धाम लौटे कुंभेश्वर महादेव। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।